मेरे ससुर के पास जो भी औरत बच्चे के लिए आती वो उनको एक कमरे में ले जाते और वो प्रेग्नेंट हो जाती। एक रात मैं छुपके उस कमरे में चली गई और कुछ दिन बाद पता चला कि मैं पेट से हूँ। मेरे तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरे पति तो दुबई में रहते थे। फिर अगले दिन दोबारा उस कमरे में गई तो मेरे साथ बांझपन के इलाज के नाम पर आजकल ऐसे ऐसे घिनौने खेल खेले जाने लगे हैं कि जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। कभी कोई बाबा बनकर औरत की इज्जत उतारता है तो कभी कोई नकली डॉक्टर उसे बर्बाद कर देता है। हमारे गांव में किसी औरत की इज्जत को बर्बाद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ औलाद की खातिर औरत को नर्क में झोंक देते हैं। शादी के कुछ महीने बाद अगर औरत प्रेग्नेंट ना हो तो हम उस पर बांझ का धब्बा लगा देते हैं, उसका जीना मुश्किल कर दिया जाता है और इसी वजह से औरतें इलाज के नाम पर बर्बाद होने को भी तैयार हो जाती हैं। मेरी एक कहानी भी एक ऐसे सच को खोल रही है जहां बहुत सी औरतों ने इलाज के नाम पर अपना सब कुछ गंवा दिया। जमाने के तानों से बचने के लिए इलाज के नाम पर वो ऐसे दरिंदे की शिकार हो गई कि सोचकर ही रूह कांप जाती है। ये जानकर आपके कदमों तले से जमीन निकल जाएगी कि कैसे कुछ लोग औरत की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम सालू है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी शादी जिस घर में हुई वहाँ एक ससुर मौजूद था और एक बीमार सास जो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरा पति दुबई में रहता था, जो शादी के अगले ही हफ्ते चला गया था। मुझे लगा था कि मेरे लिए ससुराल निभाना बहुत ही आसान होगा। ना ही ज़्यादा लोग थे और ना ही सास की हालत ऐसी कि वो मेरे किसी भी मामले में कुछ कहती, और मेरी कोई नंद भी नहीं थी। मेरा पति अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था और मुझे लगा कि पति के शहर चले जाने के बाद मैं पूरी तरह से आज़ाद हो गई और अपनी मर्जी से सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगूंगी। लेकिन यह भेद तो शादी के बाद खुला कि रिश्ता निभाना कितना मुश्किल है। मेरा ससुर एक 60 साल का बुढ़ा था, लेकिन देखने में ऐसा लगता था जैसे वो अभी भी जवान है। हर वक्त बालों को तेल से जमाए रखता। कभी कभी तो मुझे उसकी तैयारी देखकर हंसी आ जाती। इतने बुढ़ापे में ना जाने क्यों मेरे ससुर को जवानी चढ़ी हुई थी। फिर मुझे पता चला कि वो बांझपन औरतों का इलाज करता है और जो भी औरत इलाज करवाती है उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। मेरे ससुर के पास आने वाली कोई भी औरत खाली झोली नहीं लौटी थी, लेकिन जो बात मेरी समझ से बाहर थी वो मेरे ससुर के इलाज का तरीका था। हम शहर के एक छोटे से गांव में रहते थे जहां ज़्यादातर गरीब लोग थे जो अस्पताल की महंगी फीस और टेस्ट का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये पुराने ज़माने का बना हुआ एक टूटा फूटा सा इलाका था जहाँ पुरानी हवेलियों के ऊपर ही छोटे छोटे से मकान बना दिए गए थे। हमारे आसपास के सारे घर भी इसी तरीके के थे। जब कोई औरत औलाद के लिए परेशान होती तो वो मेरे ससुर के पास चली आती थी। मेरे ससुर का नाम दूर दूर तक चलता था कि वो बिना पैसे लिए ही बांझ औरतों का इलाज कर दिया करते हैं। गरीब औरतों के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती थी। इसलिए हर दिन कोई ना कोई औरत हमारे दरवाजे पर मौजूद होती है। सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात पर होती थी, ना ही मेरा ससुर कोई डॉक्टर था और ना ही पढ़े लिखे थे, फिर भला वो बांझ औरतों का इलाज कैसे कर देता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे मेरे ससुर के बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गई कि क्या इस तरह कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन इस बारे में बात करते हुए मुझे शर्म आती थी और सास तो बात करने के काबिल ही नहीं थी, और न जाने वो मुझसे इशारों में क्या कुछ कहती रहती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था। मेरे ससुर का एक कमरा था जहाँ वो औरतों का इलाज करते थे, लेकिन उस कमरे में मेरा जाना सख्ती के साथ मना था और ना ही कोई उस कमरे की तरफ जाता था। मेरे ससुर उस कमरे में बांझ औरतों को लेकर चले जाते थे और कुछ घंटे के बाद वो औरत जब वापस जाने के लिए निकलती तो उसकी हालत बहुत ही अजीब होती। उसके चेहरे पर मुझे खौफ सा महसूस होता और ऐसा लगता जैसे वो बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही हो। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा उड़ा सा होता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमें खबर मिलती कि वो औरत प्रेग्नेंट हो चुकी है। कई बार मैंने इलाज के लिए आने वाली औरतों को वापसी में रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरे ससुर कमरे में ले जाकर ऐसा कौन सा काम करते हैं कि औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन मेरे रोकने के बाद भी कोई औरत नहीं रुकती और तेजी से हमारे घर से निकल जाती। उसके चेहरे की बदहवासी देखकर मुझे किसी शक का एहसास होता। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए यही समझती रही कि शायद मेरे ससुर को कुछ मालूम होगा
जिससे वो ये इलाज करते हैं। मगर मेरे अंदर एक जुनून जन्म ले चुका था कि उस कमरे में ऐसा क्या होता है कि जिस औरत का इलाज होता है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जबकि आज के दौर में तो कोई डॉक्टर भी इलाज में महीनों लगा देते हैं और मेरे ससुर तो इलाज के नाम पर 1 रुपए भी नहीं लेते थे। एक दिन सच जानने के लिए मैं चुपके से उस कमरे में दाखिल हो गई थी और मेरा ससुर शायद कहीं गया हुआ था, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने उसे देखा नहीं था। यही मौका था कि उस कमरे का सच जान सकती थी। मुझे यकीन था कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा पति दुबई में था। इसलिए खामोशी से मैं उस कमरे में दाखिल हो गई। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही सिवाय अंधेरे के मुझे और कुछ समझ नहीं आया। अंधेरे में न जाने मैं किस चीज़ से टकरा कर गिर गई और बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं वापस कमरे से बाहर निकल आई। मेरे सर में दर्द हो रहा था, साथ ही पूरा शरीर भी दर्द कर रहा था। सर पर बहुत ज़्यादा चोट आई थी। मैं मुश्किल से चलते हुए अपने कमरे में आ गई और कुछ देर आराम करने के बाद घर के कामों में लग गई। मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी इस कमरे में जाकर सच का पता लगाऊंगी, लेकिन उस दिन के बाद घर से बाहर मेरा काम ही नहीं निकला, इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिल सका। एक दिन मैं बाजार गई तो वो मुझे एक औरत नजर आई जो हमारे घर से इलाज करवा कर गई थी। मुझे उसका चेहरा आज भी याद था, क्योंकि जिस बदहवासी के आलम में वो कमरे से निकल कर गई थी मैं चौंक कर रह गई थी। मैंने अपनी चादर से अपना चेहरा छुपाया और उसे आवाज़ देकर रुकाया तो वो रुक गई। मैंने उसे नमस्ते करके बताया कि मेरा नाम सालू है और मैं अपना बांझपन का इलाज करवाना चाहती हूँ, और मैंने सुना है कि आपने भी एक बूढ़े आदमी से अपना इलाज करवाया है। मेरी बात सुनकर उस औरत के चेहरे का रंग बदल गया और वो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो इस कदर जल्दी से निकली कि मैं रोक ही नहीं पाई। पहले भी मुझे इसका अंदाजा कुछ अजीब सा लगा था और आज तो मैं पूरी तरह सोच में पड़ गई थी कि ऐसी क्या बात है कि मुझे इलाज के बारे में बताने के बजाय उसने भाग जाना अच्छा समझा। दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आ रही थी। मैंने सामान खरीदा और साथ ही घर वापस लौट आई। गर्मी से मुझे चक्कर आ रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद मैं घर के कामों में लग गई, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के साथ साथ चक्कर आना भी शुरू हो गए थे। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा और खुशबू से ही मेरा जी मचलाने लगता। मुझे अपनी तबीयत का ये बदलाव कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसीलिए न चाहते हुए भी मैंने खामोशी से अपना टेस्ट करवा लिया और टेस्ट पर आने वाली 2 लकीरें देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जबकि मेरा पति तो दुबई में था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मेरे दामन पर बाज होने का धब्बा नहीं था, लेकिन बदकिरदारी का दाग जरूर लगने वाला था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। मेरी सास इशारों ही इशारों में मुझसे मेरे रोने का कारण पूछ रही थी, लेकिन मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं उसे क्या बताती कि उसके बेटे के न रहने से भी मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। बिल बजने की आवाज़ पर मैं अपनी सास के पास से उठी और जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक खूबसूरत सी कम उम्र की लड़की खड़ी थी, जो कहने लगी कि वो अपने बांझपन का इलाज करवाने के लिए आई है। उसकी बात सुनकर मुझे याद आया कि उस कमरे में जाने के बाद कुछ देर के लिए मैं बेहोश हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई? उस लड़की का मासूम चेहरा देखकर मैंने उससे झूठ कह दिया कि अभी मेरे ससुर घर पर नहीं हैं, वो 2 दिन के बाद आएंगे। मेरी बात सुनकर वो मायूसी से वापस जाने के लिए पलट गई। मेरे लिए इससे ज़्यादा सब्र करना असंभव था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उस कमरे में घुसती चली गई। लेकिन मैंने अपने हाथ में मोबाइल का टार्च चला लिया। आज मैं अंधेरे में टकराकर गिरना नहीं चाहती थी, बल्कि रोशनी में सच्चाई देखना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे पेट में एक जान पल रही थी। रोशनी हाथ में लिए उस कमरे में दाखिल होने के बाद जो कुछ मैंने देखा और जो मेरे साथ हुआ, मेरे होश उड़ गए। मैं जान गई थी कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई हूँ। मेरे सर पर आसमान गिर चुका था, क्योंकि यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा 60 साल का बूढ़ा ससुर ऐसी हरकत भी कर सकता है। कुछ घंटे में सच जानने के बाद मैं उस कमरे से बाहर तो निकल आई, लेकिन साथ ही साथ मेरे जिस्म से जान भी निकल गई थी। यह कैसा खेल रचाया जा रहा था जिससे हर कोई बेखबर था। मैं बिस्तर पर लेटी आंसू बहा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चे के बारे में दुनिया को क्या बताऊंगी। कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? मैं एक गरीब घर की बेटी थी और मेरी शादी के वक्त ही मेरी भाभी ने साफ साफ कह दिया था कि सालू कभी पलटकर हमारे घर ना आना। अपनी भाभीियों के लिए मैं पहले ही बोझ थी,
इसलिए जैसे ही मेरे लिए संजीत का रिश्ता आया, मेरी भाभीयों ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और मुझसे छुटकारा पा लिया। मैंने शादी के दिन ही पहली बार संजीत को देखा था और मुझे कुछ सुकून का एहसास हुआ था कि जल्दीबाजी में ही सही, लेकिन मेरे भाइयों ने गलत फैसला नहीं किया था। संजीत बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने एक हफ्ता मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत से गुजारे, लेकिन उसके बाद मुझसे जुदा होकर वो दुबई चले गए। जाते जाते वो मुझसे कह गए थे कि मैं उनकी बीमार माँ का ख्याल रखूं और उनके पापा के कामों में ध्यान न दूं। उस वक्त उनकी ये बातें मुझे समझ में नहीं आई थी कि जाते जाते वो मुझसे ये बात क्यों कह रहे थे। मैं भला उनके पापा के कामों में ध्यान क्यों नहीं दूंगी, लेकिन अब ये बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी। संजीत के जाने के बाद मेरे ससुर मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे। संजीत के जाने के बाद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे ससुर हमेशा एक ही बात कहते थे कि मैं उनके इलाज वाले कमरे से दूर रहूं, क्योंकि इस तरह से उनके काम में रुकावट आती है। मैंने भी उनकी बात मान ली थी, लेकिन अब मेरे अंदर के शक ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उनकी बात के खिलाफ जाऊं। मेरे ससुर अक्सर अगरबत्तियां जलाकर उस कमरे में ले जाया करते थे। मुझे तो यही लगता था कि शायद वो कोई मंत्र के जरिए इलाज करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपने ससुर को मंदिर जाते हुए नहीं देखा था और ये राज मुझ पर अब खुला था कि उस कमरे में आखिर क्या होता है। मुझे बिस्तर पर पड़े पड़े रोते रोते ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि मेरा फ़ोन बजने लगा। वो संजीत का फ़ोन आ रहा था। मुझ में फ़ोन उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगर मैं फ़ोन नहीं उठाती तो संजीत अपने पापा को फ़ोन करते और उसके पापा मेरे कमरे में चले आते। ये सोचकर मैंने फ़ोन उठा लिया था। संजीत ने मुझे अपने आने की खबर सुनाई थी और 1 महीने की छुट्टियां पर आ रहे थे। ये बात सुनकर मेरे अंदर जैसे किसी ने नई जिंदगी डाल दी थी। मुझे अपने दामन से बदकिरदारी का दाग धोने का एक मौका मिला था। मैंने अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सबसे छुपा ली और पूरा एक दिन अपने कमरे में बंद रही। अगले दिन फ्लाइट से संजीत घर आ गए। मैं संजीत को गले लगाकर रोने लगी। संजीत को लगा कि मैं शायद उनकी याद में रो रही हूँ। कुछ दिन संजीत मेरे साथ गुजारकर वापस जाने लगे तो मैंने उन्हें खबर सुनाई कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जबकि ये बात सरासर झूठ थी। पर संजीत की खुशी का ठिकाना न रहा। वो मेरे सीने से लग गए। ये खबर शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन ये मेरा दिल ही जानता था कि मैं किस दिल से उन्हें ये खबर सुनाई थी। संजीत अपने पापा से मेरा ख्याल रखने का कहकर चले गए और मैं एक बार फिर इसी 4 दीवारी में रह गई, जहाँ अब मेरा दिन ब दिन दम घुटने लगा था। कभी कभी मैं सोचती थी हम औरतें भी कितनी मजबूत होती हैं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए हम किस तरह से अपने मुंह पर ताला लगा लेती हैं। संजीत के जाने के बाद मैंने कमरे से निकलना कम कर दिया था। घर का काम काज करने के बाद मैं वापस कमरे में आ जाती थी और सारा वक्त बंद 4 दीवारी में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती। ऐसे ही काम करते वक्त एक दिन दरवाजा बजा और मैंने दरवाजा खोला तो वही मासूम सी चेहरे वाली लड़की दोबारा से हमारे दरवाजे पर खड़ी थी और औलाद के लिए अपनी झोली फैला रही थी। मैं उसे किसी जुल्म का निशाना बनने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि मेरे ससुर अब इलाज नहीं करते और बेहतर है कि वो वापस लौट जाए और दोबारा कभी हमारे दरवाजे पर ना आए। लेकिन वो मेरे ससुर की इस कदर तारीफ सुन चुकी थी कि वापस लौटने को तैयार ही नहीं थी। मजबूरन मैं उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले आई, दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद उसे वो सब सच बता दिया जो मुझ पर बीत चुका था। मेरी बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे और वो अब मेरी शुक्रगुजार होकर वापस लौट गई थी। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि मेरी वजह से किसी एक गरीब औरत की तो जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मैं खुद को तो न बचा सकी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब इस दरवाजे पर आने वाली हर औरत की इज्जत बचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी दरवाज़ा बजता मैं दौड़ी चली जाती और अगर कोई औरत आती तो उसे भगा देती। एक दिन मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सहेली खड़ी थी, जो मेरी बचपन की दोस्त थी और बहुत साल के बाद मैंने उसे देखा था। उसे देखते ही वो मेरे गले लग गई और कहने लगी, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैंने उसे अपने कमरे में बिठाया और कुछ देर तो हम इधर उधर की बातें करते रहे। उसने मुझे बताया कि उसकी शादी एक पुलिस वाले से हुई थी जो अब CHO बन चुका है और वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। उसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए और मैंने सोच लिया कि अब मैं इन जालिमों को जेल तक जरूर पहुंचाऊंगी। मैंने अपने दोस्त को सारा सच बता दिया और उससे मदद के लिए बोली। साथ ही इस बात के लिए भी राजी किया कि कहीं भी मेरा कोई नाम नहीं आए, क्योंकि मैं संजीव से जुदा नहीं होना चाहती थी। मेरी दोस्त ने मुझसे वादा कर लिया था कि वो मेरी मदद जरूर करेगी। और 2 दिन के बाद पुलिस हमारे घर की तलाशी लेने पहुंच गई।
पुलिस को मेरे ससुर के खिलाफ पूरा गवाह मिल चुका था और मेरे ससुर गिरफ्तार हो गए। मैं संजीत को यह खबर सुनाई तो वो भी दुबई छोड़कर वापस चले आए, क्योंकि अब घर में मैं और मम्मी अकेले रहते थे। संजीत कहने लगे कि उन्हें अपने पापा का सच बहुत पहले से मालूम था। कई बार उन्होंने अपने पापा को इस गलत काम से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पापा ने उनकी बात न मानी और आज बदनामी के दिन हमें देखने को मिले। संजीत की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि वो अपने पापा का सारा सच जानते थे और फिर भी खामोश रहे। शायद इसी वजह से मेरी सूरत उन्हें सजा मिल गई थी। अब मुझे समझ आया था कि मेरा प्रेग्नेंट होना मेरी सजा नहीं बल्कि मेरे पति की सजा थी, जिन्होंने कई औरतों की बर्बादी को खामोशी से बर्दाश्त किया था। उस कमरे को पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया था, क्योंकि वो कमरा इलाज का नहीं बल्कि उस कमरे में छुपा हुआ एक रास्ता दूसरी हवेली की तरफ निकलता था, जो शायद पुराने समय में उस हवेली से दूसरी हवेली तक जाने के लिए बनाई गई थी, या फिर मुश्किल वक्त में भागने के लिए। ये पूरा गांव पुराने जमाने की हवेली के ऊपर बना हुआ था और उस कमरे से निकलने वाला रास्ता दूसरी हवेली तक जाता था। मेरे ससुर औरतों का इलाज करने के लिए उस कमरे में ले जाते थे और उन्हें इलाज के नाम पर उस रास्ते से गुजारकर दूसरी हवेली में पहुंचा देते थे, जहां कई घंटे तक किसी न किसी दरिंदे का शिकार बनाई जाती थी। एक वक्त में दो दो मर्द मिलकर उस औरत के साथ जब उनका दिल भर जाता तो उस औरत को वापसी उसी रास्ते के जरिए उस कमरे में भेज दिया जाता। कई घंटों जुल्म के बाद जब वो औरत अपने कमरे से निकलती तो अपने होश में नहीं रहती थी। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और उसकी हालत चलने लायक भी नहीं होती। उसके पास तो कहने के लिए आवाज भी नहीं होती। इसलिए जब भी मैं ऐसी किसी औरत को रोकने की कोशिश करती तो वो भागती चली जाती। बेहोशी के आलम में जब मैं उस कमरे में पड़ी थी तो मेरे साथ भी ज्यादती की गई, लेकिन किसने और कैसे की थी ये बात मुझे आज तक पता नहीं चल सकी, और ना ही मेरे ससुर को इस बात का पता था। शायद उसी रास्ते के जरिए से कोई इस रूम में आया था, जिसने मुझे बेहोश पाकर अपनी प्यास बुझा ली थी। होश में आने के बाद मैं वापस कमरे में लौट आई थी। मेरे ससुर को कानों कान खबर नहीं हुई, क्योंकि वो घर पर नहीं थे। लेकिन अगली बार जब मैं टॉर्च लेकर गई उस कमरे में दाखिल हुई तो मेरे ससुर उस रास्ते के जरिए दूसरी हवेली में जा रहे थे और मैं भी खामोशी से उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वहां पहुंचते मैंने एक औरत की बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से देखा था। मेरे 60 साल के बूढ़े ससुर उस मंजर को ऐसे मजे लेकर एंजॉय कर रहे थे जैसे उन्हें ये सब देखकर सुकून महसूस हो रहा हो। लेकिन उसकी हालत देखकर मेरे लिए वहां रुकना मुमकिन नहीं था। मैं वापसी के लिए चली तो उस वक्त मेरे ससुर ने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे वापस उसी कमरे में ले आए थे और मेरे साथ इस कदर सख्ती से पेश आए थे कि मेरे होश ही उड़ गए। मेरे ससुर ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने अपनी जबान खोली और कभी इस कमरे की तरफ देखा तो मेरी संजीत से डिवोर्स दिलवा देंगे। उनका असल मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि यह सब देखकर अपने अंदर की प्यास बुझाना था। ससुर की धमकी से मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था और ना ही मेरे पति यहाँ थे। लेकिन जब मेरी दोस्त आई तो मैंने उसे सारा सच सुनाया और उसने हमारी मदद की। कुछ दिन बाद मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था, जिसे संजीत ने बहुत मोहब्बत से अपनी गोद में उठाया था। मैं संजीत का चेहरा देखकर सोच रही थी कि संजीत सारी जिंदगी इस बात से बेखबर रहेंगे कि ये बच्चा उनका नहीं बल्कि उनकी गलती की सजा है। मेरी सास को भी सारा सच मालूम था, लेकिन मेरे ससुर उन्हें मुफ्त दवाइयाँ दे देकर गूंगा बना चुके थे। मेरी सास मुझे इशारों में यही सच बताना चाहती थी, लेकिन ये बात मुझे अब समझ में आई थी। मैं और संजीत अपने बेटे के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं और मेरी सास की हालत भी अब पहले से बेहतर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।